नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज राहु से संबंधित एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु के उस अद्भुत रहस्य के बारे में जो कुंडली के भावों को, कुंडली में ग्रहों को सक्रिय कर देता है। राहु को छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन राहु की शक्ति इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि कुंडली के उन हिस्सों को भी राहु जागृत कर देते हैं जो सामान्य रूप से निष्क्रिय माने जा रहे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि राहु कौन सी स्थिति में आपको अप्रत्याशित सफलता दिला सकते हैं? कौन से भाव को ऊर्जावान बना सकते हैं या जीवन में छुपी संभावनाओं को खोल सकते हैं? राहु कुंडली में ऐसा ग्रह है जो जहां भी स्थित हो वहां से जुड़े भावों को, ग्रहों को, जिस भाव में बैठा है उस भावेश को एक्टिवेट कर सकता है, सक्रिय कर सकता है। प्रिय दर्शकों, यह प्रभाव किन विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है। मैं कह सकता हूं कि हमारी चर्चा पूर्व में भी राहु को लेकर के कई बार हुई है। यहां अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो यह बात अवश्य समझ लीजिए, मैं सदैव आपको जब भी कोई सूत्र बताता हूं, समझाता हूं, तो सीधी सी बात है, मैं वही सूत्र, वही सिद्धांत आपको बताता हूं जो हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहे हैं। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आज बताना चाहता हूं कि ये मैं आज जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी गाहे बगाहे हमारी इस विषय पर चर्चा होती रही है और मैं कह सकता हूं कि आज के सारे सिद्धांत अनुभव गम्य हैं। बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आप किसी भी कुंडली पर इसको अप्लाई करके देखिए, लागू करके देखिए, आपको इसका प्रभाव समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु किसी भी भाव में हो, राहु का किसी भी भाव से, किसी भी भाव के भावेश से, किसी भी ग्रह से जब संबंध बनता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसको एक दुर्योग के नाम से जाना गया है। एक उदाहरण से देखिए तो सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो तो हम इसको ग्रहण कहते हैं। परंतु अभी बीते दिनों कई सारे कार्यक्रमों में राहु चंद्रमा, राहु सूर्य के संबंध के साथ मैंने कुछ आध्यात्मिक स्थितियां भी आपको बताई थी। अब जरा समझिए, यहां यह बात बहुत ज्यादा समझने योग्य है कि हमारे ज्योतिष के जो प्रवर्तक, मनीषी, ऋषि रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य जन्म कुंडली में इन बनने वाले योगों के पीछे, दुर्योगों के पीछे व्यक्ति के भोग, अय्यासी वृत्ति इत्यादि कारण कभी था ही नहीं। उनका जो उद्देश्य था वो केवल और केवल आध्यात्म था। जाहिर सी बात है, वो कभी भी आज को नहीं देख रहे थे, वो सदैव आने वाले कल को, उस कल को जब हम इस वस्त्र को बदल करके पुनः एक बार नए शरीर में आएंगे, इस पुराने शरीर को छोड़कर, इस पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर पुनः एक जब नया वस्त्र धारण करेंगे तब हमारा क्या होगा, हम कैसी स्थिति में होंगे, ये उसके लिए चर्चा कर रहे थे। गौर करिए तो ज्योतिषीय जितने भी ग्रंथ हैं उसमें राहु केतु के संबंध को केवल और केवल दुर्योग के रूप में देखा गया है। लेकिन आज के इस परिवेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अपने जीवन काल में सुखों का भोग कर रहे हैं, उनकी कुंडली में आप देखेंगे तो राहु आपको बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोग जो सबको ठग करके अपना जीवन बड़ा शानदार बना रहे हैं, उनकी कुंडली में आपको राहु बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगा। ऐसी कुंडली में राहु अगर दुर्योग भी बना रहा हो तो हम बुलंदी की स्थिति में ऐसे जातक को देखते हैं। सवाल उठता है कि क्या हमारे मनीषी गलत कह रहे थे? जवाब है नहीं, वो उनका जो तर्क था वो उसका आधार ही कोई और था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपकी जन्म कुंडली में राहु कुंडली के भावों को, ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु यदि किसी ग्रह के साथ युति बना रहा हो और वो ग्रह स्वगृही उच्च का या मूल त्रिकोण का हो तो आप जानते हैं राहु उस ग्रह के बल को और ज्यादा बली कर देता है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जब कोई भाव सुप्त हो, आपने सुप्त भाव की चर्चा तो सुनी है कि उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, उस भाव को में कोई ग्रह न हो,
तो हम जब किसी भाव में की ऐसी स्थिति होती है तो हम उसको सुप्त भाव कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इस बात को आप आजमाइए और देखिए किसी भी कुंडली पर कि राहु यदि उस भावेश के साथ हो, जिस भावपति का, मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम भाव, और पंचम भाव गुरु का भाव है, आपकी कुंडली में पंचम भाव गुरु का भाव है। अब मान लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में गुरु के साथ ही युति बनाए हुए हैं और आपकी कुंडली का पंचम भाव सुप्त है। कमाल देखिए कि पंचम भाव सुप्त हो, गुरु पीड़ित हो, तो भाव भावपति और भाव कारक पीड़ित होने के चलते संतति सुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कमाल की बात है कि अगर गुरु पंचमेश हैं और पंचम कारक तो हैं ही हैं, और राहु का संबंध जैसे युति संबंध बन जाए, और ऐसी स्थिति में राहु गुरु की युति हो, तो संभवतः अगर पत्नी के साथ उस जातक की कुंडली मिलाई गई है तो ऐसे जातक की कुंडली में जहां संतति सुख नहीं है उसको संतान होगा। अब सवाल उठता है कि हमारे ज्योतिष के जो मनीषी रहे हैं वो सारे सिद्धांत गलत बताते रहे हैं? जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। उनके सिद्धांत तो रति मात्र गलती नहीं थे, वो एक एक पॉइंट 16 आने खरी बात कह रहे थे। ऐसी स्थिति में जातक को राहु चूंकि गुरु के साथ होकर के पंचम को एक्टिवेट कर देगा, सक्रिय कर देगा, फलतः सुप्त होने के बावजूद जातक को संतति सुख मिल जाएगी। अब इसमें दो बातें हैं, एक कि या तो कन्या संतति हो और दो पुत्र संतति हो, तो सुख होकर के भी उसका सुख जातक को न मिले, या तो किसी प्रकार से संतति से दूर रहना पड़े, संतति किसी प्रकार से दूर रहे, या पास रहे तो या तो रुग्ण हो, या साथ रहे तो पढ़ाई न करे, ऐसा व्यवहार करे कि माता पिता जीवन पर्यंत क्षुब्ध रहें। यहां यह चीज गौर करिएगा, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में आपके सम्मुख रखा है, इस बात का जिक्र किया है कि पापक ग्रह का संबंध यदि भाव पर पड़ रहा है तो भाव से संबंधित जो भौतिक सुख है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बस कमी आएगी उस भाव से संबंधित रिश्ते में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु यदि सप्तम दृष्टि किसी भी भाव पर डाले, पहले तो कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि राहु केतु की दृष्टि ही नहीं है, परंतु ये समझने का विषय है। अगर आप आजमाएंगे, इसको मानेंगे, प्रभाव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु की दृष्टि है और प्रभाव मिलता है उसका। राहु की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर हो, वैसे तो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, राहु के पास 5वीं और 9वीं विशेष दृष्टि है। अब ज्योतिष का एक सिद्धांत ये कहता है कि जिन ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां होती हैं उनकी 7वीं से अधिक विशेष दृष्टियां कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, लेकिन राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग प्रभाव देती हैं। 7वीं दृष्टि उस भाव को विशेष रूप से सक्रिय करती है जिस भाव पर राहु अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हों। जन्म कुंडली में जब राहु केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 इन भावों में अथवा त्रिकोण यानी 5 और 9 में स्थित हों, तो और इन भावों में रह करके राहु मजबूत स्थिति में हो, मजबूत कैसे हो, तो वो जिस भाव में बैठे उस भाव का भावपति बली हो, अथवा राहु स्वयं वृषभ, मिथुन या कन्या राशि में हो, तो कुंडली के बाकी के सभी भावों को सक्रिय करने की क्षमता रखते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से कहीं नोट करके रखिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के इन भावों में राहु बैठे यानी केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो ज्योतिष का एक बहुत अद्भुत सिद्धांत आपको बता रहा हूं कि कुंडली के बाकी जिन भावों पर दृष्टि नहीं भी है पूरी, क्योंकि भाई पूरी कुंडली को चलाने वाले यही भाव हैं, त्रिकोण और केंद्र और त्रिकोण, पूरी कुंडली को सक्रिय कर देता है राहु। अब ये अलग बात है कि आप इन भावों से आप आध्यात्म, पूजा पाठ, जातक के धर्म को नहीं जोड़ सकते हैं। इन बातों को जोड़िए कि इन भावों से सुख, भौतिक सुख कितना जातक को मिलेगा। अब अगर ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण के राहु को गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल जाए, तब तो 100% आपकी कुंडली में कोई भाव सुप्त भी है तब भी उसका फल आपको मिलेगा। ये पॉइंट नोट करके रखिए, आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु की महादशा, अब सीधी सी बात है, इस महादशा के बारे में मैंने कितनी चर्चाएं की हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ये दशा ठीक नहीं होती है, उसकी शिक्षा को खराब कर देता है। लेकिन एक कमाल की बात बता रहा हूं, विद्यार्थियों के लिए तो नहीं कहता, लेकिन आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां बाकी नौकरी, व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, राहु यदि किसी ग्रह के साथ आपकी कुंडली में युति संबंध में है और किसी विशेष भाव में बैठा है, तो उस भाव को विशेष एक्टिव करेगा और उस ग्रह को भी एक्टिव कर देगा। एक उदाहरण से मान लीजिए मंगल राहु की युति है आपकी कुंडली में, यह अंगारक योग है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तब तो मंगल को एक्टिव करेगा और उस अवस्था में आपको दुर्घटना इत्यादि देखने को मिलेगा, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, विवाद। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में है
तो ये आपको बेहद प्रभावशाली प्रभाव देगा। मंगल के एक्टिव हो जाने के चलते आपके पुरुषार्थ में वृद्धि, आप जोखिम भरा कार्य करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन, कन्या राशि अथवा वृषभ राशि में हो तो आप जानते हैं कि इन भावों में होना भी इस बात की सूचना है कि ऐसी स्थिति में राहु अगर है और शुक्र या बुध बली स्थिति में है, तब भी ऐसा राहु जन्म कुंडली के सभी भावों को, जिस पर दृष्टि हो न हो, सभी भावों को जागृत करने की क्षमता रखता है। यदि राहु लग्न में हो और ऊपर से राहु अगर लग्न में उच्च राशि में हो, तब तो कहना ही नहीं, ऐसे जातक को उच्च कोटि की महत्वाकांक्षा, वैभव सब कुछ दे देते हैं। समझ लीजिए कि पूरी कुंडली को सक्रिय कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु जिस भाव में स्थित हो उस भाव को मजबूत बनाता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उस भाव को पूरी तरह से सक्रिय करता है। अब मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि कल से मैं कार्यक्रम अब करूंगा और कुंडली में ऐसे कोई दुर्योग की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, तो एक वैदिक ज्योतिष को देख रहा व्यक्ति जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेगा तो इन चीजों को खराब कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसके खराब फल को वो कल को देख रहा है। आज के केस में ये राहु आपको अच्छा रिजल्ट करते दिखाई पड़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि बहुत से लोग ऐसे मुझे मिल जाएंगे जो राहु की इस दशा को लेकर के जूझ रहे होंगे, तो फिर उनके लिए मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप थोड़ा सा और इस बात को समझने का प्रयत्न करिए कि दो तरह की चर्चाएं मैं सदैव आपके सम्मुख करता हूं कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह। शुभ ग्रह आपको चीजों को बैठे बैठे पाने के लिए सपोर्ट करता है, तो पापग्रह अधिक संघर्ष के बाद चीजों को पाने के लिए प्रयत्न कराता है। यानी अगर आप और दिलाता है, यानी अधिक संघर्ष करिए आपको मिलेगा। उपचय भाव कुंडली का 3, 6, 10, 11 इत्यादि ये जो भाव हैं 3, 6, 11, इन भावों में राहु दशम में भी इसमें साथ साथ जोड़ लीजिए, इतना शक्तिशाली हो जाते हैं कि जातक को जो भी उसकी इच्छाएं हों, जो भी सबका लाभ जातक को मिलता है। और लाभ में तो विशेष रूप से अगर राहु हो तो उस कुंडली को सक्रिय कर देता है, पूरी कुंडली को ही एक्टिवेट कर देता है। प्रिय दर्शकों, राहु चंद्रमा का संबंध आप जानते हैं, ये जातक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत करता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग हो और कुंडली में और ग्रह स्थिति मजबूत हो और ऐसे चंद्र ग्रहण पर गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि हो, तो असल में देखा जाए तो ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा, लेकिन इतना चतुर, इतना बुद्धिमान होगा, और जिस भाव में स्थिति होगी वो भाव इतना जातक के लिए एक्टिवेट होगा कि कहना ही नहीं। राहु यदि कुंडली में किसी निर्बल ग्रह के साथ युति बना ले तो एक कमाल की बात नोट करके चलिए कि राहु ऐसे निर्बल ग्रह के कमजोरी को दूर कर उस ग्रह को सक्रिय कर देगा। एक उदाहरण कि यदि कमजोर बुध के साथ राहु का संबंध हो जाए तो जातक वक्ता हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि वो मीठा बोले, अच्छा बोले, जरूरी नहीं है उटपटांग बोले, पर बोलेगा। भाई हमारी बात किस चीज की है कि उस चीज को सक्रिय कर देना। अब मैंने जितनी सक्रियता की बात कही है इसके पीछे थोड़ा सा, अब हमारी चर्चा यहीं समाप्त होने जा रही है। आपको यह ध्यान रखना है, आज का विषय उन ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष में थोड़ी रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। जिन भावों को मैंने राहु एक्टिवेट कर देगा, ये बार बार कहा, आपको केवल यही नहीं सुन के याद कर लेना है, एक्टिवेट कर देगा, ये देखना है। एक उदाहरण से देखिए कि अगर कुंडली के षष्ठ में मैंने कहा कि राहु एक्टिवेट कर देगा, भाव खराब है, कमजोर है, तो राहु तो खैर षष्ठ को एक्टिवेट कर ही देता है। वैसे ही आप कोई और अच्छे भाव को ले लीजिए, लग्न को ले लीजिए, चतुर्थ को ले लीजिए, चतुर्थ को चलिए मैंने कहा एक्टिवेट कर देगा, तो यहां सबसे करीबी रिश्ता माता है, तो माता को कष्ट देगा, यह फाइनल है। लेकिन यह भाव जातक का एक्टिवेट है, फलतः ऐसा जातक समाज से हासिल करेगा। अब याद रखिए कि मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि राहु जब देगा तो संभवतः 4 लोग उसको कहेंगे बड़ा धूर्त आदमी, इससे जरा बच करके रहिए, लेकिन वहीं 4 लोग उसको दे भी रहे होंगे। जिस समाज से वो लेगा वहीं 4 लोग उसको गाली दे रहे होंगे, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन उसका चतुर्थ भाव एक्टिवेट है, फलतः उसके 4 ठो मित्र भी होंगे, पीछे पीछे उसके घूमने वाले लोग भी होंगे, और तो और फिर परिस्थिति कुंडली की और मजबूत हो तो नौकर चाकर से घिरा भी वो होगा। तो आशा करता हूं आज के इस सिद्धांत को इतना हल्के में मत समझ लीजिएगा, इसको समझना पड़ेगा, आप रिसर्च करिए तब जाकर के इसको मिलेगा। मैं बता दूं कि आपको एक ग्रंथ से नहीं, इसको समझने का विषय है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आने वाले दिनों में मैं केतु की भी चर्चा आपके सम्मुख रखूंगा, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।